सी प्लस प्लस एग्जाम्पल प्रोग्राम्स में आज हम देखने वाले हैं फंक्शंस इन सी प्लस प्लस को। और इस वीडियो में हम फंक्शंस को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखने वाले हैं और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि इस सिंगल वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी फंक्शन से रिलेटेड कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इस वीडियो में फंक्शन से रिलेटेड तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, फंक्शन को हम किस तरह से कॉल कर सकते हैं, फंक्शन को हम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शन को राइट करने के कितने वेज होते हैं, फंक्शन के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि लोकल एंड ग्लोबल स्कोप क्या होता है फंक्शन से रिलेटेड। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस में डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इन सभी कंसेप्ट्स को देखने के लिए हम क्या करेंगे, 10 प्लस एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को भी देखेंगे फंक्शन से रिलेटेड। और भी बहुत कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। और अगर आपने मेरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म एन एक्शन। फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसे हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। इट हैज़ ए नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका एक नेम होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। सो हम क्या करते हैं, चलते हैं डेव सी प्लस प्लस पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो फंक्शन की डेफिनेशन में हमने देखा था कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेन फंक्शन के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को स्टार्ट एंड यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ब्लॉक। और अगर हम इसके अंदर कोई कोड लिखेंगे तो उसे हम कहेंगे ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एन टाइप के दो वेरिएबल्स बनाता हूँ, ए बी, और यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल बनाता हूँ सम, ठीक है। तो यूज़र को यहाँ पे मैं मैसेज शो कराता हूँ कि इंटर टू नंबर्स। तो यूज़र को जब ये मैसेज शो होगा तो यूज़र क्या करेगा, दो नंबर्स एंटर करेगा और मैं क्या करूँगा, उनकी जो वैल्यू है वो ए और बी के अंदर स्टोर करा दूँगा CN की मदद से। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ए और बी का सम लेता हूँ, यहाँ पे एडिशन कराता हूँ और उसे रखा देता हूँ एक सम वाले वेरिएबल के अंदर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि सम की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम इज़, और यहाँ पे हम सम को क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। तो फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है। तो ये हमने एक ब्लॉक बनाया और उसके अंदर कुछ कोड लिखा। और फंक्शन की डेफिनेशन में एक दूसरा पार्ट था कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, हम क्या करा रहे हैं, एडिशन करा रहे हैं, ठीक है। और एक और लाइन थी कि आइडेंटिफिकेशन के लिए फंक्शन का कोई नेम भी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखें कि मेन एक फंक्शन है और मेन जो है वो प्री डिफाइंड फंक्शन है, ऑलरेडी हमें बना बनाया मिलता है तो हम इसे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हमें इसे कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कंपाइलर ख़ुद ही मेन फंक्शन से हमारी कोडिंग को स्टार्ट करता है। तो ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसी की एग्जांपल आप लें तो यहाँ पे इसका एक नेम है मेन। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि इस ब्लॉक से पहले अपने फंक्शन को कोई नेम देते हैं। आप कोई भी नेम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रही है तो मैं यहाँ पे फंक्शन का नेम रखता हूँ ऐड, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पैरेंथेसिस लगा देता हूँ, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन में हमें क्या करना होता है, फंक्शन का नेम लिखना होता है और उसके बाद पैरेंथेसिस लगानी होती है। आप यहाँ पे देखें तो
जो फंक्शन का नेम है उससे पहले हमने यहाँ पे एक डेटा टाइप लिखा हुआ है जो कि है इंट। असल में हम इसे कहते हैं रिटर्न टाइप। अब यहाँ पे देखें तो फंक्शन रिटर्न करा रहा है 0, क्योंकि 0 एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप लिखा इंट। और हमारे फंक्शन के अंदर हम कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे, तो अगर कुछ भी हम रिटर्न नहीं कराते हैं तो यहाँ पे रिटर्न टाइप होता है वॉइड। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न टाइप लिखूँगा वॉइड, क्योंकि हम कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया। अगर हम प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, मेन फंक्शन को ही एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इस फंक्शन को कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये हमने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन कराया, इसे हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, मेन फंक्शन के अंदर से इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तभी ये फंक्शन जो है ना एग्जीक्यूट होगा। तो मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ ऐड और पैरेंथेसिस और एंड पे लगा देता हूँ सेमीकोलन। तो ये मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, इसे कहते हैं फंक्शन कॉल। अभी भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूँगा तो हमें एक एरर देखने को मिलेगा। मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक एरर देखने को मिल रहा है। मैं इसे जूम करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ठीक है, तो ऐड जो फंक्शन है उसे हमने डिक्लेयर नहीं कराया हुआ। जिस तरह हम कोई भी वेरिएबल यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर कराते हैं। अब यहाँ पे मैंने ए और बी को यूज़ किया तो उससे पहले मैंने क्या किया, ए और बी को डिक्लेयर कराया। मैंने बताया कंपाइलर को कि ए और बी जो हैं वो इंट टाइप के वेरिएबल्स होने वाले हैं। तो जब भी मैं ए और बी को यूज़ करूँगा तो आपने समझ जाना है कि ये इंट टाइप के वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो जब हम डिक्लेयर कराते हैं तो दरअसल क्या होता है कि मेमोरी में इनको स्पेस मिलती है। अब इसी तरह फंक्शन को कॉल करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को डिक्लेयर कराना पड़ेगा। तो डिक्लेरेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, ये जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और फंक्शन कॉल से पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे पेस्ट कर देता हूँ और एंड पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो इसे कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमने क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर हम आए तो मेन फंक्शन के अंदर हमने ऐड फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया। तो अब कंपाइलर क्या करेगा, ऐड फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारा जो कंट्रोल है वो यहाँ से जंप करके इस फंक्शन पे आएगा और यहाँ पे इस फंक्शन में जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा और वापस कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। ठीक है, तो अब अगर मैं कंपाइल एंड रन करूँगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, हमसे 2 नंबर्स लिए जाएंगे और यहाँ पे सम होगा और यहाँ पे सम प्रिंट हो जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर 2 नंबर्स। जब भी मैं रिकॉर्डिंग के दौरान जूम करता हूँ विंडो को तो ये जो कर्सर है डबल हो जाता है, आप इसे इग्नोर करें। तो यहाँ पे इंटर 2 नंबर्स, फर्स्ट नंबर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 20, मैं एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद सेकंड नंबर यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 30, मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है सम इज़ 50। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, किस तरह से हम फंक्शन को डिक्लेयर करा सकते हैं। अब मेन बात ये निकल के आती है कि ये जो कोड था, ये सारा कोड मैं यहाँ पे भी तो लिख सकता था, यहाँ पे भी तो एडिशन हो सकती थी। तो हमने फंक्शन क्यों बनाया, फंक्शन को बनाने का क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो फंक्शन के जो बेनिफिट्स हैं वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, हमें फंक्शन क्यों बनाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि इस स्टेटमेंट को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्निकल अमर। ठीक है, और उसके बाद मैं लाइन को एंड कर देता हूँ। सो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने ज़्यादा कोड नहीं किया हुआ, बट जब भी हम कोई रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सारा कोड होता है।
अब आप ये सोचें कि प्रोग्राम के दौरान मुझे यहाँ पे एडिशन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, तो मैंने ऐड फंक्शन को कॉल कर लिया। मे बी 100 लाइंस के बाद, ठीक है, 200 लाइंस के बाद मुझे दोबारा एडिशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोबारा ऐड फंक्शन को कॉल करा सकता हूँ, ठीक है, तो दोबारा ऐड फंक्शन कॉल होगा तो ये दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर मैं ये फंक्शन ना बनाता, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ता, यहाँ पे भी कोडिंग करनी पड़ती है एडिशन से रिलेटेड, और यहाँ पे भी कोडिंग करनी पड़ती है एडिशन से रिलेटेड। मे बी हमें 5 जगह पे या 10 जगह पे ऐड फंक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, तो हर बार हमें वो कोड लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम फंक्शन बना लेते हैं तो एक सिंगल लाइन में जस्ट हम क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं सेम कोड को। तो हमने क्या किया, सेम कोड जो यहाँ पे था उसे यहाँ पे भी रीयूज़ कर लिया। पहला बेनिफिट ये है फंक्शन को यूज़ करने का। दूसरा बेनिफिट ये हो सकता है कि जब भी हम फंक्शन को बनाते हैं तो वो एक सेपरेट कोड रहता है, ठीक है। जैसे कि हम एक कैलकुलेटर से रिलेटेड प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसमें हमने एडिशन करानी है, सब्ट्रैक्शन करानी है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशंस हमने उसमें परफॉर्म करने हैं। तो अगर हम मेन फंक्शन के अंदर एक ही जगह पे ये सारे ऑपरेशंस जो है ना परफॉर्म कर देंगे, ठीक है, तो कोड को समझने में हमें मुश्किल होगी कि कहाँ पे एडिशन का कोड हो रहा है, कहाँ पे सब्ट्रैक्शन का, कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि बहुत सा कोड होता है, तो अगर एक ही जगह पे हम उसे लिख देंगे तो समझने में मुश्किल होगी। बट अगर हम कोड को मॉड्यूलराइज कर देंगे, मतलब कि कोड को टुकड़ों में बांट देंगे और उनसे रिलेटेड फंक्शंस बना लेंगे, जैसे कैलकुलेटर के केस में एडिशन से रिलेटेड मैंने एक अलहदा फंक्शन बना दिया, सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड अलहदा फंक्शन बना दिया, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड अलहदा फंक्शन बना दिया, और डिवीजन से रिलेटेड अलहदा फंक्शन बना दिया, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि कोड रीडेबल होगा, ठीक है। जब भी हमने रीड करना होगा तो एडिशन से रिलेटेड हमने कुछ देखना है तो हम एडिशन वाले फंक्शन में देख लेंगे, सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन में देख लेंगे। कोड रीडेबल रहेगा, कोड को टेस्ट करना आसान होगा। अगर एडिशन में कोई इशू आ रहा है तो हम एडिशन वाले फंक्शन में जाके देखेंगे, ना कि हम मेन के अंदर सभी कोड को देख रहे हैं, पूरे के पूरे कोड को, ठीक है। तो रीडेबल भी होगा, टेस्ट करने में भी आसानी होगी, डीबग करने में भी आसानी होगी, ठीक है। और कोड को हम टुकड़ों में बांट देंगे तो हर जो कोड होगा उसका एक अलहदा कंसर्न होगा कि ये एडिशन से रिलेटेड है, ये सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, ये डिवीजन से रिलेटेड है। ओके हो गया। और एक और मेन जो इसका बेनिफिट होता है वो होता है मेमोरी यूटिलाइजेशन। अब जब हमारा प्रोग्राम हम कंपाइल एंड रन करते हैं तो उसे रैम के अंदर मेमोरी मिलती है। वो जो मेमोरी होती है वो वेरिएबल्स की वजह से मिलती है और कुछ एक्सप्रेशंस की वजह से मिलती है। जैसे आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स बनाए, तो रैम के अंदर ए को मेमोरी मिलेगी 4 बाइट, क्योंकि एन टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं वो 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करते हैं। इसे भी 4 बाइट और इसे भी 4 बाइट मेमोरी मिलेगी। तो अगर ये मेन फंक्शन के अंदर होता तो जब तक मेन फंक्शन का काम पूरा ना होता ये रैम के अंदर रहते वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल रैम के अंदर रहते, क्योंकि जब फंक्शन इरेज होता है, जब मेन फंक्शन रैम के अंदर आएगा, ठीक है, तो ये रैम के अंदर रहेगा, इसे मेमोरी मिलेगी, इसके वेरिएबल्स को मेमोरी मिलेगी। और जब ये कम्प्लीटली मेन फंक्शन का काम हो जाएगा तब क्या होगा, उन वेरिएबल्स की जो मेमोरी है वो रिलीज़ होगी। तो जब हम फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया तो कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो इन्हें मेमोरी मिली, और इस फंक्शन को हमने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो जब इस फंक्शन का काम पूरा हो गया, जब हमने सम प्रिंट करा लिया, तो क्या होगा, कंट्रोल हमारा वापस जब शिफ्ट हो रहा होगा ऐड फंक्शन पे, तो क्या होगा, कंपाइलर क्या करेगा, ये जो मेमोरी मिली थी ऐड फंक्शन को, ये सारी जो मेमोरी है वो रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। रैम में से ये फंक्शन पूरा का पूरा इरेज हो जाएगा और जो इसके वेरिएबल्स थे उनकी जो मेमोरी ऑक्यूपाई हुई पड़ी थी वो भी रिलीज़ हो जाएगी। तो जब हमारा कंट्रोल यहाँ पे वापस आएगा
तो ये फंक्शन इरेज हो चुका होगा रैम से और मेमोरी भी रिलीज़ हो चुकी होगी, और उस मेमोरी को हम इस फंक्शन के बाद कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये फ़ायदा है कि फ़ंक्शन जब रैम में आता है तो मेमोरी लेता है, जब कंप्लीट हो जाता है तो वो मेमोरी रिलीज़ हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे मतलब कि फ़ंक्शन कॉल के बाद उस मेमोरी को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम मेन फंक्शन के अंदर ही ये कोड कर रहे होते तो ये लाइन एग्जीक्यूट होती, तब तक क्या होता, वो मेमोरी रहती, ए बी और सम को जो मेमोरी मिली थी वो रहती, क्योंकि इस फंक्शन का अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ मेन फंक्शन का। ठीक है, टेक्निकल हमारा भी प्रिंट होना है, तो वो मेमोरी रहेगी। अब यहाँ पे अगर हम दोबारा कोई कोड लिख रहे हैं तो वो मेमोरी तो है, ए बी और सम को मिली हुई है। लेकिन फंक्शन के केस में ये होता है कि फंक्शन जब कॉल होता है तो रैम के अंदर आता है, और जब उसका काम कंप्लीट हो जाता है तो वो रैम से इरेज हो जाता है, तो वो मेमोरी भी रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट भी इसमें होती है फंक्शन के थ्रू। सो हम वापस चलते हैं स्लाइड्स पे और कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं फंक्शन से रिलेटेड। सो हमने देख लिया कि फंक्शन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन के लिए फंक्शन को एक नेम दिया जाता है। दो टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। मेन जो था हमारा वो प्री डिफाइंड फंक्शन था, और जो ऐड फंक्शन हमने बनाया वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन था। ओके हो गया। और हाउ टू यूज़ ए फंक्शन, फंक्शन को यूज़ करने के लिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि फंक्शन को हमें डिक्लेयर कराना पड़ता है, फंक्शन को कॉल कराना पड़ता है, और फंक्शन की हमें डेफिनेशन भी लिखनी पड़ती है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब फंक्शन बनाते वक्त कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें सामने रखना चाहिए फंक्शन बनाते वक्त। प्रोग्राम मस्ट हैव एट लीस्ट वन फंक्शन, हमारे प्रोग्राम के अंदर कम से कम एक फंक्शन होना ही चाहिए, जो कि C++ में क्या होता है, मेन फंक्शन होता है। फंक्शन नेम मस्ट बी यूनिक, फंक्शन के जो नेम्स हैं वो यूनिक होने चाहिए। हमने एक फंक्शन बनाया और उसका नाम हमने रखा ऐड, तो एक और फंक्शन अगर हम बनाते हैं उसका नाम भी हम ऐड रख देते हैं तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से ऐड वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, फंक्शन के नेम क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। कुछ केसेस हैं जिनमें हम फंक्शन के नेम सेम भी रख सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग वाले टॉपिक के अंदर। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड वंस डिफाइंड कैन बी यूज मैनी टाइम्स। सो फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो एक दफ़ा डिफाइन होता है और उसे हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऐड को मैंने 2 दफ़ा कॉल किया था। वन फंक्शन इन द प्रोग्राम मस्ट मेन, तो प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन तो लाजमी होना चाहिए और वो होना चाहिए मेन वाला फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कंज्यूम्ड मेमोरी ओनली व्हेन इट इज़ कॉल्ड एंड रिलीज फ्रॉम रैम एज सून एज इट फिनिशेस। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि फंक्शन को मेमोरी तब मिलती है जब वो कॉल होते हैं, और वो मेमोरी रिलीज भी हो जाती है जब फंक्शन का काम कंप्लीट हो जाता है। बेनिफिट्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शन में सबसे पहला बेनिफिट है मॉड्यूलराइजेशन। मॉड्यूलराइजेशन क्या होती है कि एक जो आपका प्रोग्राम है उसे आप टुकड़ों में बांट देते हैं, मॉड्यूल्स बना लेते हैं। जैसे कैलकुलेटर में मैंने कहा था कि एडिशन से रिलेटेड हम एक अलहदा मॉड्यूल बनाएंगे, एक अलहदा फंक्शन बनाएंगे, सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड अलहदा फंक्शन बना लेंगे, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड अलहदा अलहदा फंक्शंस बना लेंगे। इजी टू रीड, ज़ाहिर सी बात है जब हम फंक्शंस में बांटेंगे कोड को तो उसे रीड करना इजी होगा, उसे डीबग करना भी इजी होगा, हमें पता चलेगा कि कौन से फंक्शन में इशू आ रहा है, एडिशन वाले सब्ट्रैक्शन वाले, तो उसे हम देखेंगे, तो उसे मॉडिफाई करना भी इजी रहेगा। एडिशन वाले में कोई कोड चेंज करना है तो हम एडिशन वाले फंक्शन में कोड चेंज कर देंगे, सब्ट्रैक्शन वाले में करना है तो हम उसमें कोड चेंज कर देंगे। अवॉइड्स रीराइटिंग ऑफ सेम कोड ओवर एंड ओवर। ठीक है, एक ही तरह का जो कोड है उसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, उससे रिलेटेड हम एक फंक्शन बनाएंगे और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उस फंक्शन को हम कॉल करा लेंगे। बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब कोई फंक्शन कॉल होता है तो वो रैम के अंदर आता है, और जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, उसका काम कंप्लीट हो जाता है, तो वो रैम से इरेज भी हो जाता है और उस मेमोरी को हम किसी दूसरे काम के लिए यूज़ कर सकते हैं।
वेज टू डिफाइन ए फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन करने के हमारे पास 4 वेज हैं। फर्स्ट है टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग, सेकंड है टेक्स समथिंग रिटर्न्स नथिंग, थर्ड टेक्स नथिंग रिटर्न्स समथिंग, एंड फोर्थ है हमारे पास टेक समथिंग रिटर्न्स समथिंग। तो जो हमने फंक्शन बनाया था प्रोग्राम के अंदर वो किस नेचर का था? वो था टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग नेचर का। सो फर्स्ट वे क्या है फंक्शन को राइट करने का? वो है टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग। तो ये टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग नेचर का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्स नथिंग से क्या मुराद है? अब जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो कॉल करते वक्त कुछ भी हमने यहाँ से पास नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे क्या करता कि कुछ वैल्यू पास करता, फॉर एग्जांपल 10 और 20, तो मैंने क्या किया, 2 वैल्यूज़ यहाँ पे पास की और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यूज़ को रिसीव करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को रिसीव करता हूँ तो ये फंक्शन हो जाएगा टेक समथिंग, कि ये कुछ ना कुछ ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं कराया, कुछ भी रिटर्न नहीं कराया तो रिटर्न्स नथिंग, कुछ भी यहाँ से पास नहीं किया और यहाँ पे टेक नहीं किया तो टेक्स नथिंग, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है ये है टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग फंक्शन की। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इसी कोड में मैं चेंजेस करके इसका दूसरा वे बताने वाला हूँ जो कि होने वाला है टेक्स समथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग, ठीक है। टेक्स समथिंग रिटर्न्स नथिंग। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम क्या करते हैं, टेक समथिंग मतलब ये फंक्शन कुछ ना कुछ लेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू पास करता हूँ 10 और 20। आप एक भी वैल्यू पास कर सकते हैं। आपने 2 वैल्यूज़ पास करनी है तो आप कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू भी पास कर सकते हैं। आप 3 वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम एडिशन करा रहे हैं 2 नंबर्स की, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 वैल्यूज़ को पास कर देता हूँ। अब जब फंक्शन कॉल करते वक्त मैंने 2 वैल्यूज़ को पास किया तो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यूज़ को रिसीव करना पड़ेगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को रिसीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बनाता हूँ, इंट ए, ठीक है, कॉमा इंट बी। तो अब क्या होगा, ये जो 10 वैल्यू है वो ए के अंदर आ जाएगी और ये जो 20 है ये बी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 वैल्यूज़ को पास किया और यहाँ पे उन दोनों वैल्यूज़ को रिसीव करने के लिए हमने 2 वेरिएबल्स बनाए। आप इस तरह नहीं कर सकते जैसे हम यहाँ पे डिक्लेयर करा रहे हैं 2 वेरिएबल्स को, दोनों इंट टाइप के हैं। तो हमने क्या लिखा, ए कॉमा बी कॉमा सम, हमने 3 वेरिएबल्स यहाँ पे बनाए। तो आप इस तरह नहीं कर सकते यहाँ पे कि इंट कॉम ए कॉमा बी के 2 वेरिएबल्स हमने बना लिया और दोनों में वैल्यू आ जाएगी, नहीं। आपने क्या करना है, फंक्शन डेफिनेशन में जब भी वैल्यूज़ को रिसीव करना है तो आपने हर डेटा टाइप को यहाँ पे मेंशन करना है। मतलब हर वेरिएबल के लिए आप डेटा टाइप मेंशन करेंगे, ए के लिए भी और बी के लिए भी, ठीक है। तो 2 वैल्यूज़ यहाँ पे हमने पास की और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे रिसीव किया वेरिएबल्स के अंदर। तो अब क्या है कि क्योंकि हमने यहाँ पे पास किया और इस फंक्शन ने 2 वैल्यूज़ को टेक किया तो ये टेक समथिंग नेचर का हो गया, ठीक है। अब टेक समथिंग नेचर का हो गया। अब ए और बी के अंदर वैल्यू आ चुकी हैं तो हमें यहाँ पे ए और बी बनाने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ए और बी को यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ए और बी तो बन चुके हैं। अब ये भी ऐड फंक्शन के ही वेरिएबल्स हैं, ए एंड बी। तो यहाँ पे यूज़र से वैल्यू लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसे भी यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सम वाला एक वेरिएबल बनाया, ए और बी में जो वैल्यू आई थी उसे सम के अंदर रखाया और यहाँ पे सम को प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे फंक्शन कॉल करते वक्त हमने 2 वैल्यूज़ पास की हैं और यहाँ पे रिसीव की और यहाँ पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर कराया हुआ है। और मैंने कहा था कि फंक्शन को डिक्लेयर कराते वक्त हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन में जो चीज़ होती है उसे कॉपी करते हैं
और यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो ये हो जाती है फंक्शन डिक्लेरेशन। क्योंकि अब हम दो वेरिएबल्स को यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि फ़ंक्शन की डिक्लेरेशन भी चेंज होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ऐड फंक्शन को हम एक ही बार यहाँ पे कॉल कराते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है सम इज़ 30। तो हमने क्या किया, 10 और 20 को यहाँ से पास किया और यहाँ पे ए और बी में रिसीव किया और यहाँ पे उनका सम लिया और उसे प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है सम इज़ 30। तो अब ये जो फंक्शन है ये क्या है, टेक समथिंग नेचर का है और रिटर्न्स नथिंग नेचर का है, क्योंकि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। अब आपने यहाँ पे हार्ड कोडेड दो वैल्यूज़ पास कर दिए हैं, ये भी ठीक है। अगर आप चाहें तो आप यूज़र से भी वैल्यू ले सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़र से वैल्यूज़ लेता हूँ और सॉरी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इंट एक्स एंड वाई यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटर टू नंबर्स और यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे दो नंबर इंटर करेगा, उसे मैं एक्स और वाई में रखा दूंगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्स पास करूँगा और वाई पास करेगा। ठीक है, क्योंकि एक्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी और वाई के अंदर भी वैल्यू आ जाएगी जो भी यूज़र एंटर करेगा। तो यहाँ पे यूज़र ने दो नंबर्स एंटर किए। इंटर टू को आप वर्ड में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। वैसे ये इंटर टू नंबर्स यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा तो उसे हम जो है ना पास कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम उसे रिसीव कर रहे हैं। एक चीज़ और आपने यहाँ पे जहन में रखनी है कि यहाँ पे एक्स और वाई में वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो x और y पास कर रहे हैं, या हम वेरिएबल पास नहीं कर रहे हैं, जो वैल्यू वेरिएबल के अंदर होगी वो पास कर रहे हैं। आपने ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे आके आप कहें कि भाई x में वैल्यू आई थी और y में आई थी, वो तो हमने यहाँ से पास किया है x और y, तो यहाँ पे हम x और y को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह नहीं करना। हर फंक्शन के अपने ही वेरिएबल होते हैं। ठीक है, अब ये जो मेन फंक्शन है x और y इस फंक्शन के वेरिएबल हैं। ऐड फंक्शन के अंदर आप x और y को यूज़ नहीं कर सकते। आपने यहाँ पे वैल्यू पास की है, जो x में वैल्यू थी और y में वैल्यू थी वो आपने पास कर दी और आपने यहाँ पे a और b में उसे रिसीव किया। तो a और b जो हैं वो ऐड फंक्शन के वेरिएबल हैं और उनमें वैल्यू आ जाएगी जो भी x और y में थी। तो आप यहाँ पे a और b को यूज़ करेंगे, ना कि x और y को। और अगर आप यहाँ पे x या y को यूज़ करना भी चाहेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x और y क्या हैं, मेन फंक्शन के वेरिएबल हैं, आप उन्हें ऐड फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एरर देखने को मिल रहा है, x वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। स्कोप से मुराद ये है कि ये फंक्शन, ये जो फंक्शन पूरा है ये ऐड फंक्शन का एक स्कोप है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हर फंक्शन के अपने ही वेरिएबल होते हैं। अब x और y में जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो यहाँ से हम पास करेंगे, यहाँ पे रिसीव करेंगे और यहाँ पे एडिशन कराएंगे और उसे यहाँ पे शो करा देंगे। अब मैं इसे यहाँ पे कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो रहा है इंटर टू नंबर्स। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ 10 और यहाँ पे एंटर करता हूँ 20। तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है सम इज़ 30। सो इस तरह हमने देखा कि फंक्शन की एक नेचर ये भी हो सकती है कि टेक समथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग। तो ये क्या कर रहा है, वैल्यू ले रहा है बट रिटर्न नहीं करा रहा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगी, कुछ डेवलपर्स कहते हैं कि एक्चुअल आर्गूमेंट, फॉर्मल आर्गूमेंट्स। तो जो यहाँ पे आप वैल्यूज़ पास करते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्चुअल आर्गूमेंट्स। और यहाँ पे ये जो हैं हमारे पास ए और बी, इन्हें हम कहते हैं फॉर्मल आर्गूमेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि डेवलपर्स यूज़ करते रहते हैं। सो मैं इसे यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। इसका भी अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इसी में चेंजेस करके अब हम थर्ड टाइप देखने वाले हैं जो कि होने वाली है टेक्स नथिंग रिटर्न्स समथिंग। और जब हम ये 4 वेज़ को देख लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको
अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा वे चूज़ करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन चारों वेज को देख लेते हैं। टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स समथिंग। टेक्स नथिंग मतलब ये कुछ भी नहीं लेगा और रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ही हम क्या करते हैं कि सम वाला एक वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पे मैं इसे इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और क्योंकि ये टेक्स नथिंग नेचर का होगा तो यहाँ पे हम कुछ भी पास नहीं करेंगे और कुछ भी रिसीव नहीं करेंगे। टेक्स नथिंग नेचर का है ये। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि और यहाँ पे भी जो डिक्लेरेशन है उसे हम चेंज करेंगे फ़िलहाल। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स वाई सम, 3 वेरिएबल्स मैंने बना लिए। इंटर 2 नंबर्स यूज़र एंटर करेगा तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, और यहाँ पे हमने सम को प्रिंट कराया। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि टेक्स नथिंग कुछ भी नहीं लेगा, कुछ भी नहीं ले रहा। ठीक है, रिटर्न समथिंग कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न कराना है। ठीक है, रिटर्न। अब रिटर्न क्या कराएंगे हम, हमने सम लिया है तो हम सम को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, हमने सम को रिटर्न कर दिया और यहाँ पे हम सम को प्रिंट नहीं कराएंगे क्योंकि हम सम को रिटर्न करा रहे हैं, तो हम यहाँ पे आके सम को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सम वाला कोई वेरिएबल नहीं है, इसे फ़िलहाल रहने दो। अब क्योंकि हम रिटर्न करा रहे हैं सम और सम जो है वो इंट टाइप का है, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप हमें चेंज करना पड़ेगा, वाइड की बजाय इंट। ओके हो गया। अब जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे सम रिटर्न होगा, तो कंट्रोल जो है हमारा वापस शिफ्ट होगा यहाँ पे जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट होगा और उसके बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी सम इज। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ रिज़ल्ट के नाम से, और सम जो रिटर्न होगा यहाँ पे वो आएगा यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ कि ये जो सम आया है इसे रिज़ल्ट के अंदर रखा देता हूँ। तो यहाँ पे फंक्शन पहले कॉल होगा, यहाँ पे सम रिटर्न होगा और यहाँ पे आएगा सम की वैल्यू। तो वो जो वैल्यू आएगी उसे हम रिज़ल्ट के अंदर असाइन करा देंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिज़ल्ट को प्रिंट करा दूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी ये जो डेफिनेशन है इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ डिक्लेरेशन के लिए। तो अब ये फ़्लो कैसा रहेगा, फ़्लो ऐसा रहेगा कि यहाँ पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर कराया, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे 2 नंबर्स लिए यूज़र से, सम कैलकुलेट किया, सम को रिटर्न किया, कंट्रोल वापस यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये जो वैल्यू रिटर्न हुई थी वो यहाँ पे आई, उसे हमने रिज़ल्ट के अंदर रखा लिया और उसके बाद हमने क्या किया, सम को यहाँ से प्रिंट करा दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर 2 नंबर्स। दरअसल क्या हुआ, यहाँ से ऐड फंक्शन कॉल हुआ तो ऐड फंक्शन के अंदर हमने लिखा था इंटर 2 नंबर्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 30 और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 50। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सम शो हो रहा है, सम इज़ 80। तो सम रिटर्न हुआ, यहाँ पे आया रिज़ल्ट के अंदर और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया सम इज़, और रिज़ल्ट की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुई 80। सो इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि इसी फंक्शन में ही मैं चेंजेस करके इसे टेक समथिंग रिटर्न समथिंग नेचर का बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स समथिंग रिटर्न समथिंग फंक्शन। अब ये कुछ लेगा भी और रिटर्न भी करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसे दोबारा यहाँ से कट करता हूँ, क्योंकि हमने क्या करना है, यहाँ पे इसे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे इंटर 2 नंबर्स और यहाँ पे सम को मैं डिक्लेयर नहीं कराता, यहाँ पे 2 नंबर्स, यूज़र 2 नंबर एंटर करेगा। ठीक है, उसके बाद ऐड फंक्शन को हम कॉल करेंगे। ऐड फंक्शन कॉल करते वक्त मैं क्या करता हूँ, एक्स और वाई की वैल्यू को पास करता हूँ और रिज़ल्ट भी हम बना लेते हैं।
यहाँ पे। तो उसके बाद क्या होगा, ऐड फंक्शन कॉल होगा, एक्स और वाई हमने पास किए और यहाँ पे रिसीव करने के लिए इंट ए इंट बी, और यहाँ पे सम जो हम लेंगे वो होगा ए प्लस बी का, बट हमें यहाँ पे सम को डिक्लेयर भी कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये फ्लो आप देख लें, यहाँ पे हमने 2 नंबर लिए यूज़र से, हमने यहाँ पे ऐड फंक्शन को कॉल किया। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डिक्लेयर करते वक्त हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया, वैल्यूज़ पास की, यहाँ पे रिसीव की, सम लिया और सम को रिटर्न करा दिया, वो रिज़ल्ट के अंदर आया, और रिज़ल्ट के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे उसे प्रिंट करा दिया। तो अब क्या है कि फंक्शन टेक भी कर रहा है कुछ ना कुछ और रिटर्न भी कर रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये है टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग नेचर का। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो हमें यहाँ पे शो हो रहा है इंटर 2 नंबर्स, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 50 एंटर करता हूँ और यहाँ पे भी 50 एंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें सम मिल रहा है 100। सो मैं इसे यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कब कौन सा वे यूज़ करना चाहिए, टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग, टेक समथिंग रिटर्न्स समथिंग, या टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग, टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग। कौन सा वे आपको कब यूज़ करना चाहिए, अब ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें जो है आपके पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि आप फंक्शन को कॉल कराते वक्त पास करना चाहते हो। तो आप सिंपल एक फ़ंक्शन कॉल करें और यहाँ पे उस फंक्शन के अंदर आके आप जो है ना वेरिएबल्स बना सकते हैं और उसके अंदर जो है ना कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं और वापस उसी फंक्शन के अंदर ही चीज़ें प्रिंट करा सकते हैं, और उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल वापस आपका मेन फंक्शन पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग आ जाएगा, ठीक है। अब आपको लगता है कि कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि मेन फंक्शन के अंदर हैं और वो आपको चाहिए ऐड फंक्शन के अंदर, ठीक है। फंक्शन आपका कोई भी हो सकता है, मतलब जो आपने फंक्शन बनाया उसके अंदर आपको कुछ वैल्यूज़ चाहिए और वो मेन फंक्शन के अंदर हैं। तो बजाय इसके कि आप उस फंक्शन में जाके दोबारा वैल्यूज़ को डिक्लेयर करें, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें, उनमें वैल्यूज़ असाइन कराएं, तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ वैल्यूज़ हैं उन पे आपने ऑपरेशन करना है, तो आप क्या करें, यहाँ से वो वैल्यूज़ पास कर दें और उस फंक्शन में जाके उन पे जो भी ऑपरेशन करना है आप वो ऑपरेशन करें, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि टेक समथिंग नेचर का फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि कुछ वैल्यूज़ लेता हो, क्योंकि वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे मेन फंक्शन में है और किसी और फंक्शन में चाहिए, तो आप टेक समथिंग नेचर का रख लें उसे, ठीक है। और रिटर्न की जहाँ पे बात आती है वो ये है कि फंक्शन के अंदर अगर आपको वापस मेन फंक्शन के अंदर उसका रिज़ल्ट नहीं चाहिए, उस कैलकुलेशन का रिज़ल्ट नहीं चाहिए, जस्ट आपने प्रिंट कराना है, डिस्प्ले कराना है, तो आप जो आपने फंक्शन बनाया उसके अंदर आप उसे डिस्प्ले करा दें। और अगर आपको मेन फंक्शन के अंदर उसका रिज़ल्ट चाहिए, आपने यहाँ पे वैल्यूज़ भी पास की और उन पे जो कैलकुलेशन होगी किसी फंक्शन के अंदर उसका रिज़ल्ट भी आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करें, उसके रिज़ल्ट को रिटर्न करा दें और यहाँ पे उसे रिसीव करा के जो भी आपने आगे उस पर ऑपरेशन करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको किसी फंक्शन में कुछ वैल्यूज़ चाहिए तो आप समथिंग नेचर का रख लें, टेक समथिंग नेचर का, ठीक है। और अगर आपको नहीं चाहिए तो टेक्स नथिंग नेचर का आप रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको वापस कैलकुलेशन की बेस पे रिज़ल्ट चाहिए तो आप यहाँ पे फंक्शन को रख सकते हैं रिटर्न्स समथिंग नेचर का, और अगर आपको वो रिज़ल्ट वहाँ पे नहीं चाहिए आप उसी फंक्शन में भी उसे डिस्प्ले करा सकते हैं, तो आप उसे टेक्स नथिंग नेचर का रख सकते हैं। सो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसी में ही चेंजेस करके हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखने वाले हैं जो कि होने वाला है लोकल एंड ग्लोबल स्कोप ऑफ फंक्शंस एंड लोकल एंड ग्लोबल स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता हूँ कि लोकल एंड ग्लोबल स्कोप क्या होता है।
अब जैसे मैंने आपको कहा था कि x एंड y मेन फंक्शन के वेरिएबल्स हैं, इन्हें आप ऐड फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ऐड फंक्शन के अंदर अगर आप यहाँ पे लिखेंगे सी आउट x, तो आपको एरर देखने को मिलेगा क्योंकि x और y मेन फंक्शन के वेरिएबल्स हैं। ये जो स्कोप है वेरिएबल्स का x एंड y का, ये लोकल स्कोप है, ठीक है। ये कौन सा स्कोप है? लोकल स्कोप। मतलब आपने जिस फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स बनाए हैं, जस्ट उसी फंक्शन के अंदर ही उन वेरिएबल्स को आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये लोकल स्कोप है। ग्लोबल स्कोप क्या होता है? आप मेन फंक्शन से पहले अगर कोई वेरिएबल बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, z के नाम से, और उसके अंदर मैंने कुछ इनिशलाइजेशन के तौर पे कुछ रखा भी दिया, जैसे 10 रखा दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसे हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल या फिर ग्लोबल स्कोप होगा इसका। अब ये जो वेरिएबल है इसे आप मेन फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, इसे आप ऐड फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी फंक्शन होगा इस प्रोग्राम के अंदर वो इसे यूज़ कर पाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल एक ग्लोबल वेरिएबल है। अब अगर मैं यहाँ पे सी आउट लिखूँ और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराऊँ z की, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एंड लाइन लगाता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी एरर हमें देखने को नहीं मिला, और यहाँ पे हमारा ऐड फंक्शन कॉल हो चुका है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एंटर करता हूँ 20 एंड 30, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हुआ 10 एंड सम इज़ 50। ये जो 10 हमें शो हुआ, ये 10 क्या था? एक ग्लोबल वेरिएबल था, ठीक है, z, जिसे हमने प्रिंट कराया था ऐड फंक्शन के अंदर। तो हमें कोई एरर देखने को क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल था, इसे हम मेन फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐड फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और जो भी हम फंक्शन बनाएंगे उस फंक्शन के अंदर हम इसे यूज़ कर पाएंगे। सो ये है हमारे पास लोकल एंड ग्लोबल स्कोप ऑफ वेरिएबल। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी हो सकता है कि आपने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया z के नाम से, और किसी फंक्शन के अंदर आपने इसी नाम से एक और वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक वेरिएबल है z और यहाँ पे भी एक वेरिएबल है z। ये दोनों वेरिएबल्स अलग अलग हैं, ठीक है। ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, इसे अलहदा मेमोरी मिलेगी, और ये ऐड फंक्शन का वेरिएबल है, इसे अलहदा मेमोरी मिलेगी, ठीक है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे एक चीज़ ये निकल के आती है कि अगर हमारे पास दो दो वेरिएबल्स हैं ऐड फंक्शन के अंदर, अब ये वेरिएबल है उसका नेम सेम है z, और एक ग्लोबल वेरिएबल है उसका नेम भी क्या है z, तो अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो कौन सा वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट होगा? ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो वेरिएबल लोकल होता है उसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। अगर यहाँ पे मैं z के अंदर रखा दूंगा 5, तो यहाँ पे अगर मैं z को प्रिंट कराऊंगा तो 5 प्रिंट होगा, 10 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि इसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। अब ये भी तो हो सकता है कि इसी फंक्शन के अंदर मुझे ग्लोबल वेरिएबल को भी प्रिंट कराना है। अब कंपाइलर क्या कर रहा है? वो तो इसे प्रेफरेंस दे रहा है और इसी को ही प्रिंट करा रहा है, बट मुझे तो ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट कराना है। तो उसका भी एक तरीका है। आपने क्या करना है? वेरिएबल से पहले स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करना है। 2 बार आप यहाँ पे कॉलन लगाएंगे तो इसे हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो अब क्या होगा? कंपाइलर लोकल वेरिएबल की बजाय क्या करेगा? ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कराएगा। ओके हो गया? तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था कि ग्लोबल वेरिएबल जो आपने बनाया है सेम उसी नाम से आप लोकल वेरिएबल भी बना सकते हैं और उसी को प्रेफरेंस मिलती है, और उसी फंक्शन के अंदर अगर आप ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहें तो आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो हमने देख लिया कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, किस तरह से हम
लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि फंक्शंस जो हैं वो भी लोकल और ग्लोबल हो सकते हैं, उनका स्कोप भी लोकल एंड ग्लोबल हो सकता है। अब यहाँ पे हमने मेन फंक्शन के अंदर ऐड फंक्शन को कॉल किया था, तो हमें एक एरर मिला था कि ऐड जो है वो इस स्कोप में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने क्या किया था, ऐड फंक्शन को डिक्लेयर भी कराया था, जैसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कराते हैं। ये जो हमने डिक्लेरेशन कराई थी इसे हम कहते हैं लोकल डिक्लेरेशन। ठीक है, ये क्या है, लोकल डिक्लेरेशन है। ठीक है, अब मेन फंक्शन के अंदर क्योंकि हमने इसे डिक्लेयर कराया है तो मेन फंक्शन ही इस ऐड फंक्शन को कॉल कर सकता है। किसी और फंक्शन के अंदर जाके अगर आप ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसे हमने इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कराया। हाँ, अगर उस फंक्शन के अंदर ऐड फंक्शन को कॉल करने से पहले आप दोबारा उसे डिक्लेयर कराएंगे तो फिर वो चल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये है लोकल डिक्लेरेशन। ठीक है, हमने मेन के अंदर डिक्लेयर कराया तो मेन के अंदर ही हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अगर इसी डिक्लेरेशन को मैं यहाँ से कट करता हूँ और मेन फंक्शन से पहले यहाँ पे मैं इसे डिक्लेयर करा देता हूँ, तो अब हम इसे कहेंगे ग्लोबल डिक्लेरेशन। तो अब ये होगी ग्लोबल डिक्लेरेशन। इसका मतलब ये होगा कि मेन फंक्शन के अंदर भी आप ऐड फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, किसी और फंक्शन के अंदर भी आप ऐड फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, आपको दोबारा डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि लोकल एंड ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होती है वेरिएबल्स की और फंक्शंस की। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि मेन फंक्शन में हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया था तो मेन को पता नहीं था कि ऐड क्या है। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन के बाद हमने ऐड को डिफाइन किया था, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, ऐड फंक्शन को डिक्लेयर कराना पड़ा। लोकली या ग्लोबली जो भी आप चाहते हैं आप कर सकते हैं। बट अगर मैं चाहूँ तो इस ऐड फंक्शन को यहाँ से कट करके इसकी जो डेफिनेशन है वो मेन से पहले भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर मैं मेन फंक्शन से पहले ऐड की डेफिनेशन को लिखूँगा तो मुझे इस ऐड फंक्शन को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर कराऊँगा तो कोई इश्यू नहीं है, बट अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे स्किप करा सकता हूँ। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, मेन फंक्शन से पहले जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन्हें वो रीड कर लेता है और उसे पता चल जाता है जब भी हम ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे तो कंपाइलर ऑलरेडी मेन से पहले जो चीज़ें हैं उसे रीड कर चुका है, तो उसे पता है कि ऐड एक फंक्शन है जिसे हम यहाँ पे कॉल करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप मेन से पहले फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं तो उस केस में डिक्लेरेशन को आप स्किप भी कर सकते हैं। अब अगर मैं इसे फ़िलहाल हम रहने देते हैं। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूँगा, हालांकि हमने इसे डिक्लेयर नहीं कराया ऐड फंक्शन को, तब भी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर टू नंबर्स। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 10 एंड 20, तो यहाँ पे हमें सम शो हो रहा है जो कि है 30। सो अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये हमारा था लोकल एंड ग्लोबल स्कोप से रिलेटेड। आप चाहें तो यहाँ पे हम हेडिंग भी चेंज कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है उसे देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का कंसेप्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ रेफरेंस वेरिएबल? तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया x और उसके अंदर मैंने असाइन करा दिया 5। उसके बाद मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया y और उसके अंदर मैंने x को असाइन किया। बट आप यहाँ पे नोटिस करें कि y वेरिएबल बनाने से पहले यहाँ पे मैंने एंड सिंबल का यूज़ किया है, जिसे हम एम्परसेंड सिंबल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दरअसल यूज़ होता है रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल बनाने की दो शर्तें हैं, दो रूल्स हैं। वो ये हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे
तो उस वेरिएबल के नेम से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एम्परसेंड सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड रूल ये है कि जब भी आप रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे तो आपको क्या करना होता है, उस रेफरेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कराना होता है। मतलब डिक्लेयर करते वक्त ही आपको इसे किसी वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कराना पड़ेगा। ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं। तो हमने दोनों कंडीशंस को यहाँ पे फुलफ़िल किया कि हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाने से पहले एम्परसेंड सिंबल का यूज़ किया, और वेरिएबल बनाते वक्त हमने क्या किया, यहाँ पे उसे इनिशियलाइज भी करा दिया। तो इससे क्या होगा, अब x में था 5, अब x को हमने y में रखा है तो y में भी क्या हो गया 5। ठीक है, अब मैंने क्या किया, y में इंक्रीमेंट किया, y प्लस प्लस, तो क्या होगा, y में 5 था तो अब y में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, y में तो 6 हो जाएगा, बट x में क्या होगा। अब टेक्निकली देखा जाए तो x की वैल्यू 5 थी, x को तो हमने चेंज ही नहीं किया, तो x की वैल्यू 5 ही रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 6 हो जाएगी जैसे ही y की वैल्यू 6 हुई है। वो क्यों, क्योंकि जो y वेरिएबल है उसके अंदर हमने x का रेफरेंस रखाया हुआ है। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि y क्या है, x का ही एक दूसरा नाम है। ठीक है, हमने रेफरेंस रखाया, तो जब भी हम इस वेरिएबल में, रेफरेंस वेरिएबल में चेंजेस करेंगे तो वो x में भी चेंजेस होंगी। ठीक है, ये मेन कंसेप्ट है कि जब भी आप रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं और उसमें किसी वेरिएबल को असाइन कराते हैं तो वो दरअसल उसी का एक दूसरा नाम बन जाता है। अब आप दोनों नाम से उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप y में चेंजेस करेंगे तो x में भी हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे अगर मैं x को प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे 6 प्रिंट होगा। ठीक है, सो हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल प्रोग्राम बनाते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेडिंग चेंज कर देता हूँ, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस इन C++। सो मैं क्या करता हूँ कि इस फंक्शन को यहाँ से इरेज कर देता हूँ और इसे भी यहाँ से इरेज कर देता हूँ। सो हम एक फ्रेश एग्जांपल देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ a के नाम से, और वेरिएबल बनाते वक्त ही मैं क्या करता हूँ, इसे इनिशियलाइज करा देता हूँ 5 के साथ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ a की वैल्यू। सो फंक्शन कॉल करने से पहले हम क्या करते हैं, a की वैल्यू चेक कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ a बिफोर कॉलिंग फंक्शन। सो यहाँ पे a की वैल्यू हमें शो होगी जो कि होगी 5। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करता हूँ इंक्रीमेंट के नाम से, और उसमें मैं क्या करता हूँ कि a की वैल्यू को पास कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन बना लेते हैं, और यहाँ पे इंक्रीमेंट फंक्शन का नाम होगा, और ये जो वैल्यू हमने यहाँ से पास की है इसे रिसीव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ b के नाम से, और यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप मैं रखता हूँ इंट, और हम क्या करते हैं कि b में इंक्रीमेंट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हम ऐसा करते हैं कि इंक्रीमेंट जो फंक्शन है वहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू को रिटर्न कराएंगे। तो यहाँ पे रिसीव करने के लिए भी एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ रिज़ल्ट के नाम से, और जो भी रिटर्न हो के आएगा उसे हम रखा लेंगे रिज़ल्ट के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे रिज़ल्ट को प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमने इंक्रीमेंट किया है, इंक्रीमेंट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को रिटर्न करा देता हूँ। ओके हो गया। तो क्या होगा, बी में पहले इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। आपने यहाँ पे ये चीज़ नोट करनी है कि ये प्री इंक्रीमेंट है और ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा कि बी की वैल्यू पहले रिटर्न होगी, बाद में उसमें इंक्रीमेंट होगा, और प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले वैल्यू
यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी और उसके बाद रिटर्न होगी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू क्या थी 5, और यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाने के बाद बी की यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू हमने पास की, यहाँ पे 5, बी में 5 आएगा और यहाँ पे इंक्रीज होके 6 हो जाएगा। और हमने यहाँ पे इसे रिटर्न किया तो जो 6 है वो यहाँ पे आएगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, और उसकी वैल्यू चली जाएगी रिजल्ट के अंदर और यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। और इसे यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सो वैल्यू ऑफ ए आफ्टर कॉलिंग फंक्शन, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ए में हमने कोई भी चेंज नहीं किया। यहाँ पे ए की वैल्यू 5 थी और यहाँ पे 5 प्रिंट हुआ, 5 यहाँ से हमने पास किया, और यहाँ पे बी में हमने उसे रिसीव किया और यहाँ पे हमने बी में इंक्रीमेंट किया और उसकी वैल्यू को यहाँ से रिटर्न किया। तो ए में तो हमने कोई भी चेंजेस नहीं की, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 5 ही रहेगी फंक्शन कॉल के बाद भी। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करके देखूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फंक्शन कॉल होने से पहले ए की वैल्यू क्या थी 5 थी, और फंक्शन कॉल हो जाने के बाद भी ए की वैल्यू क्या है 5 है। हाँ, रिजल्ट में 6 आ चुका है क्योंकि बी की वैल्यू इंक्रीज हुई थी और उसे हमने रिटर्न किया था और रिजल्ट के अंदर स्टोर किया था, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। सो इसे हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे वैल्यू पास की और यहाँ पे वैल्यू रिसीव करने के लिए एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने जो भी चेंजेस कराने थे हमने कराए। अब यहाँ पे ये जो ए वेरिएबल है ये मेन फंक्शन का वेरिएबल है। यहाँ पे जब हम वैल्यू पास करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एक कॉपी बनती है। अब इसकी जो वैल्यू थी वो एक नया वेरिएबल यहाँ पे बनेगा बी, उसमें वो वैल्यू पास हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनेगा। बी क्या है, इंक्रीमेंट फंक्शन का एक वेरिएबल है, इसलिए इसमें जो भी चेंजेस हम करेंगे वो ए में चेंजेस नहीं होंगी, वो बी में ही चेंजेस होंगी क्योंकि ये एक नया वेरिएबल है। तो इसे हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। अब हम देख लेते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। कॉल बाय रेफरेंस में ये होता है कि यहाँ पे हम रेफरेंस पास करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हम वेरिएबल बना रहे होते हैं तो वेरिएबल के नेम से पहले हम एम्परसेंड सिंबल का यूज़ करते हैं, जो कि इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि ये एक रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल के लिए हमने 2 रूल्स देखे थे कि वेरिएबल बनाते वक्त हमने क्या करना है, उसके नेम से पहले एम्परसेंड सिंबल का यूज़ करना है, और दूसरा रूल ये था कि रेफरेंस वेरिएबल बनाते वक्त हमें क्या करना होता है, उसे इनिशियलाइज भी कराना होता है। तो यहाँ पे हम उसे इनिशियलाइज भी करा रहे हैं इस वैल्यू के साथ, क्योंकि ए हम यहाँ से पास कर रहे हैं एज ए रेफरेंस के तौर पे और वो यहाँ पे बी के अंदर पास हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों रूल्स हमने फॉलो किए, हमने यहाँ पे बनाया रेफरेंस वेरिएबल। अब कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है। कॉल बाय वैल्यू में क्या था, हमने यहाँ पे वैल्यू पास की थी, यहाँ पे बी वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू पास हुई थी लेकिन यहाँ पे एक कॉपी बनी थी। ठीक है, यहाँ पे बी वेरिएबल अलहदा मेमोरी के अंदर बना था और उसमें वैल्यू ए की आई थी। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि एक अलहदा वेरिएबल मेमोरी के अंदर नहीं बनता, रैम के अंदर अब बी वेरिएबल अलहदा नहीं बनेगा। जो ए वेरिएबल था, ठीक है, उसी को ही ये बी वेरिएबल क्या करेगा, पॉइंट करेगा, एक ही मेमोरी स्पेस होगी। बस आप ये समझ सकते हैं कि हमने क्या किया, एक ही जो मेमोरी ब्लॉक था उसके 2 नेम रख दिए, एक ए और दूसरा बी। अब जब भी हम बी में चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस ए में भी होंगी। क्यों, क्योंकि बी के अंदर ए का रेफरेंस है और एक ही मेमोरी ब्लॉक यूज़ हो रहा है। तो अब क्या होगा, अब जब हम इंक्रीज करेंगे बी को तो ए में भी इंक्रीमेंट होगा। सो जैसे यहाँ पे बी की वैल्यू 6 होगी, ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट किया और वैल्यू को रिटर्न किया, तो जैसे ही बी
की वैल्यू इंक्रीज होके 6 हुई थी, ए की वैल्यू भी 6 हो चुकी थी। अब रिटर्न किया हमने वैल्यू को और यहाँ पे रिजल्ट में हमने स्टोर कराया तो रिजल्ट में क्या होगा, 6 होगा। बट ए के अंदर भी 6 हो चुका है क्योंकि ए का रेफरेंस हमने पास किया था बी में इंक्रीमेंट हुआ तो मतलब ए में भी हुआ। अब यहाँ पे रिजल्ट में भी हमें 6 मिलेगा और फंक्शन कॉल हो जाने के बाद ए की वैल्यू भी 6 हो चुकी होगी। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फंक्शन कॉल होने से पहले ए की वैल्यू क्या थी, 5, रिजल्ट में क्या आया, 6, और फंक्शन कॉल हो जाने के बाद जैसे ही बी की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ था तो ए में भी इंक्रीमेंट हो गया था, इसलिए यहाँ पे ए की वैल्यू भी क्या हो चुकी है, 6 हो चुकी है। आई होप कि आपको कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के दरमियान में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल प्रोग्राम्स देखते हैं ताकि फंक्शन पे हमारी अच्छी ग्रिप बन सके। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, फटाफट वीडियो को लाइक करो, क्योंकि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री है। आपके वीडियो लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। सो मैं क्या करता हूँ कि इस फंक्शन को यहाँ से रिमूव करता हूँ और से भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं नम के नाम से। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज़र को एक मैसेज शो कराता हूँ, इंटर ए नंबर टू चेक ए नंबर इज़ इवन और ऑड। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जो कि चेक करेगा कि एक नंबर इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। तो यहाँ पे यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा उसे हम नम के अंदर रखा लेंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कराता हूँ इज़ इवन और ऑड, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस नंबर को पास करते हैं और यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ वॉइड, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू पास की और यहाँ पे ए के अंदर उसकी वैल्यू को रिसीव कर लिया, यानी कि एक अलहदा हमने कॉपी बनाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि ए इवन है कि ऑड है। अगर कोई नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो इवन नंबर होता है। सो यहाँ पे हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर रिमाइंडर आएगा 0 तो इसका मतलब ये होगा कि वो नंबर इवन नंबर है। अगर हमने एक ही स्टेटमेंट लिखनी हो तो हम ब्लॉक को स्किप भी कर सकते हैं। अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इफ़ का ब्लॉक बनाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करानी है तो यहाँ पे मैं ब्लॉक नहीं बना रहा, सी आउट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ए जो है इज़ एन इवन नंबर, और अगर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता 2 से तो वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं इज़ एन ऑड नंबर। तो इसे कंपाइल एंड रन करके हम देखते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि नंबर इंटर करो इवन या ऑड चेक करने के लिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ 25। तो 25 क्या है, एक ऑड नंबर है और हमें भी यहाँ पे शो हो रहा है कि 25 इज़ एन ऑड नंबर। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस बना सकते हैं। मतलब कि हर एक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं। जब आपका प्रोग्राम काफ़ी लेंथी हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, हर एक्शन से रिलेटेड सेपरेट फंक्शंस बनाने चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं जो कि क्या करेगा, टेबल प्रिंट करेगा। तो यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा और यहाँ पे फंक्शन का नेम मैं रख देता हूँ टेबल, और यहाँ पे भी टेबल, और यहाँ पे हम रिसीव कर लेते हैं, उसका नेम कुछ भी रख सकते हो, मैंने एन रख दिया।
और यहाँ पे जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा वो n में आ जाएगा और उसका हमने टेबल प्रिंट कराना है। अब टेबल प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूप का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लूप बनाता हूँ इंट i और 1 से वैल्यू स्टार्ट करता हूँ लेस आर इक्वल टू 10 तक i प्लस प्लस। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि टेबल प्रिंट कराते हैं। अब टेबल में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यूज़र 5 का टेबल प्रिंट कराना चाहता है, तो टेबल किस तरह में दिखेगा, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, इस तरह। तो यहाँ पे 5 का अगर टेबल है तो पहले हमें यहाँ पे 5 शो कराना चाहिए और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे x का सिंबल यूज़ कर लेते हैं 5 इंटू। अब यहाँ पे ये जो लूप है वो 10 टाइम्स चलेगा। फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे 5 इंटू 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, स्पेस देता हूँ थोड़ी सी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, n को मल्टीप्लाई कर देंगे i के साथ और लाइन को चेंज कर देंगे। तो अब क्या होगा, फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो i की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5। सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो i की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पे 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10, ठीक है। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ये इवेलुएट होगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड टाइम लूप चलेगा तो यहाँ पे 5 इंटू 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ आपको। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटर अ नंबर टू प्रिंट टेबल ऑफ दैट नंबर, और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 5, तो यहाँ पे 5 का टेबल प्रिंट हो चुका है। आप किसी भी नंबर का टेबल यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं जिसे मैं रिलेट करूँगा। आगे हम फंक्शन की एक टाइप देखने वाले हैं, रिकर्सिव फंक्शन, उसमें मैं रिलेट करूँगा इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पे वो एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। इंटर ए नंबर टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर, ठीक है। अब फैक्टोरियल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं। तो फैक्टोरियल ये होता है कि अगर हमने 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि जो नंबर है उसे आप मल्टीप्लाई करो उसके डिक्रीजिंग नंबर से टिल 1। मतलब 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह अगर आपने 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इस तरह हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर ले लिया यूज़र से और यहाँ पे इसका नेम मैं रख देता हूँ फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमने रिसीव किया उस नंबर को। तो लूप तो हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि हर बार हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें वही वैल्यू चाहिए, उसके बाद 1 का डिक्रीमेंट होगा वो वैल्यू चाहिए, फिर 1 का डिक्रीमेंट होगा टिल देन 1। तो लूप जो हमारा चलेगा वो इस तरह से होगा कि i की जो वैल्यू है वो n से स्टार्ट होगी, क्योंकि अगर यूज़र एंटर करता है 4, वो 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहता है, ठीक है। तो हमें पहले 4 ही चाहिए, इसलिए लूप जो स्टार्ट होगा वो 4 से होगा। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे i को इनिशियलाइज कराया n के साथ, और i की जो वैल्यू है वो हमें 1 तक चाहिए, मतलब मैं 1 से नीचे ना हो, ठीक है। तो ये हमारी स्टॉपिंग कंडीशन होगी कि जो i की वैल्यू है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हो सकती है, ठीक है, और i माइनस माइनस, क्योंकि हमने वैल्यू को हर बार डिक्रीज करना है, तो i माइनस माइनस। अब अगर 4 था तो फर्स्ट टाइम 4 होगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और 1 तक ही हमें चाहिए। उसके बाद जैसे ही i की वैल्यू 0 होगी तो ये लूप स्टॉप हो जाएगा। अब हर बार जब लूप चलेगा तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करानी है, ठीक है, और
जो प्रीवियस नंबर हमारा आया था मल्टीप्लाई होके, उसके साथ हमने एक नए नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल बनाता हूँ f के नाम से, जिसमें हम फैक्टोरियल का प्रोडक्ट रखेंगे, और यहाँ पे मैं उसे फर्स्ट ऑफ ऑल 1 रखा देता हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे कि जो f की वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करेंगे i के साथ। ठीक है, और वापस रखा देंगे f के अंदर। अब क्या होगा कि i की वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल 4 कोई मान के चलो, आपके n की वैल्यू 4 है, हमारे पास 4 का हम फैक्टोरियल लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा कि i की वैल्यू क्या होगी 4, और f की वैल्यू क्या है 1, 4 इंटू 1 4, तो f के अंदर आ जाएगा 4। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो i की वैल्यू डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होके हो जाएगी 3। फर्स्ट टाइम 4 थी, अब मैं यहाँ पे कमेंट लगाता हूँ, फर्स्ट टाइम 4 थी, अब i की वैल्यू है 3। अब f के अंदर क्या है ऑलरेडी 4, और अब i की वैल्यू क्या है 3 सेकेंड टाइम, f इंटू आई, यानी कि 4 ऑलरेडी है f के अंदर, इंटू आई यानी कि 3। फिर यहाँ पे लूप दोबारा चलेगा तो 2। अब f के अंदर ऑलरेडी क्या है 4 इंटू 3, और उसके साथ i को मल्टीप्लाई करेंगे तो i अब क्या है 2 है। इसी तरह 1, और यहाँ पे 1। अब क्या होगा, i की वैल्यू डिक्रीज होके हो जाएगी 0, बट यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं होगी, क्योंकि 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 नहीं है, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं फैक्टोरियल प्रिंट करा सकता हूँ, फैक्टोरियल ऑफ, और n इज, और यहाँ पे फैक्टोरियल का इवैल्यूएशन हमारे पास है f के अंदर। और अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिल रहा है, फैक्टोरियल वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ओ सॉरी, यहाँ पे हमने फंक्शन का जो नेम है वो चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे फंक्शन का नेम होगा फैक्टोरियल। अब मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटर ए नंबर टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर, और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 4, तो यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 4 इज इक्वल टू 24, क्योंकि 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, इंटू 1 24। सो क्विकली हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल प्रोग्राम देखते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन की टाइप्स को देखेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेटर से रिलेटेड एक एग्जांपल प्रोग्राम बनाता हूँ, जिसमें हम फंक्शंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे से मैं इरेज कर देता हूँ, और यहाँ पे num1 num2, और यहाँ पे मैं यूज़र को एक मैसेज शो कराता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक कैलकुलेटर हम बनाने वाले हैं, इंटर फर्स्ट नंबर। तो यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे नंबर एंटर करेगा, उसे हम रखा लेंगे num1 के अंदर, और इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, यानी कि पेस्ट कर देता हूँ, इंटर सेकंड नंबर, और यहाँ पे सेकंड नंबर ले लेंगे हम यूज़र से। और मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और हम क्या करेंगे, यूज़र से ऑपरेटर भी लेंगे, तो वो एडिशन कराना चाहता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। फर्स्ट नंबर के बाद वो क्या करेगा, एक ऑपरेटर सिलेक्ट करेगा, और उसके बाद सेकंड नंबर एंटर करेगा, जैसे कैलकुलेटर में होता है। तो यहाँ पे इंटर ऑपरेटर, और कौन कौन से ऑपरेटर वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके हो गया। अगर वो प्लस एंटर करेगा तो हम एडिशन कराएंगे, यहाँ पे माइनस एंटर करेगा तो हम सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे स्टेरिक मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये डिवीजन के लिए। ओके हो गया। और यहाँ पे क्योंकि वो एक ही करेक्टर चूज़ करेगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए, तो यहाँ पे हम एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं चॉइस के लिए। ठीक है, और यहाँ पे वो अपनी चॉइस एंटर करेगा, जो भी चॉइस वो एंटर करेगा उसके मुताबिक हमने क्या करना है, कोई
ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्विच केस का यूज़ करते हैं और यहाँ पे चॉइस को पास कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक केस बनाते हैं। अब केस भी जो हमने मैच कराना है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगी चॉइस। अब चॉइस या तो प्लस हो सकती है या माइनस या मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। तो यहाँ पे हमें एक कैरेक्टर के साथ इसे मैच कराना होगा कि अगर प्लस होगा तो हम ये वाला केस यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ एडिशन के लिए और उसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को पास कर देंगे और यहाँ पे उसके बाद ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे भी हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ये केस हमारा होगा सब्ट्रैक्शन के लिए और यहाँ पे फंक्शन भी सब्ट्रैक्शन होगा और ये केस होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। फंक्शन का नाम भी मैं रख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक डिफ़ॉल्ट केस बनाते हैं और इसमें हम शो करा देते हैं इनवैलिड चॉइस। में भी उसने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के अलावा कोई सिंबल एंटर कर दिया हो तो इनवैलिड चॉइस, ठीक है। और उसके बाद हम ब्रेक लगा देते हैं। अब ये फंक्शन हम बना लेते हैं। एंड फंक्शन को बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेन से पहले ही ये फंक्शंस बना देता हूँ ताकि हमें डिक्लेयर ना करने पड़े। और वाइड एडिशन और नंबर्स को रिसीव करने के लिए मैं इंट x और इंट y यहाँ पे बना लेता हूँ और यहाँ पे एडिशन होगी। अब एडिशन के लिए मैं क्या करता हूँ, सी आउट x प्लस y इज इक्वल टू और यहाँ पे एडिशन करा देते हैं a प्लस बी की। तो मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा लेता हूँ a प्लस बी और लाइन को एंड कर देता हूँ। तो ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि फॉर एग्जांपल यूज़र ने एंटर किया 10 एंड 20, तो 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमने x और y को यूज़ किया है, a और b को यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे x प्लस वाई। अब मैं क्या करता हूँ कि सब्ट्रैक्शन के लिए भी एक फंक्शन बना लेता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ और इन फंक्शंस को हम चेंज कर लेते हैं। एडिशन की बजाय ये होगा सब्ट्रैक्शन के लिए और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी और यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन होगी और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। सिंबल हम चेंज करेंगे यहाँ पे और एक्सप्रेशन में भी चेंज कर देंगे इसे और यहाँ पे डिवीजन और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे हम इसे। तो इस तरह हमने क्या किया कि कैलकुलेटर से रिलेटेड एक प्रोग्राम बनाया, बट हमने क्या किया यहाँ पे उसे पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने यहाँ पे मॉड्यूलराइजेशन की कि आर केस में एडिशन के लिए जो भी कोड था वो हमने ऐड वाले फंक्शन के अंदर रखा, सब्ट्रैक्शन के लिए जो कोड था वो सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन के अंदर रखा और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो कोड था वो मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन के अंदर रखा और डिवीजन से रिलेटेड जो भी कोड था वो डिवीजन वाले फंक्शन के अंदर रखा। अब इससे क्या होगा, क्योंकि हमने मॉड्यूलर अप्रोच को यूज़ किया है तो इससे ये होगा कि रीडेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। हम प्रोग्राम को इजीली डीबग कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। अब मैं अगर इसे कंपाइल एंड रन करूं सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो रहा है इंटर फर्स्ट नंबर। तो मैंने फर्स्ट नंबर यहाँ पे एंटर किया 5 और यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन कराना चाहता हूँ और सेकंड नंबर मैंने यहाँ पे एंटर किया 10
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। इस प्रोग्राम में हम कुछ चीज़ें और भी कर सकते हैं, जैसे डिवीजन से पहले हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि जो सेकंड वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लगा सकते हैं। सेकंड हम ये चीज़ कर सकते हैं कि जैसे ही मैंने मल्टीप्लिकेशन करा दी तो प्रोग्राम क्लोज हो गया। हम यहाँ पे एक लूप का यूज़ कर सकते हैं जो कि इस कोड को बार बार चलाएगा और प्रोग्राम चलता रहेगा, और यहाँ पे हम एक केस ऐसा बना सकते हैं जिसमें हम उस लूप को एग्जिट करवा दें, या फिर डिफ़ॉल्ट के अंदर हम क्या करें, लूप को एग्जिट करा दें। एग्जिट के लिए हमें क्या करना होता है, एग्जिट फंक्शन का यूज़ करना होता है और उसमें ज़ीरो पास करना होता है। ठीक है, आप वाइल लूप लगाएंगे, उसमें ट्रू पास कर देंगे, वो हर बार चलता रहेगा। ठीक है, क्लोज नहीं होगा प्रोग्राम, और जब क्लोज कराना है तो आप एग्जिट ज़ीरो का यूज़ करके प्रोग्राम को क्लोज करा सकते हो। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो, बट ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है तो ये चीज़ें मैं नहीं करने वाला, ये चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं कि इसे मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, और हम क्या करते हैं, मज़ीद देखते हैं कि फंक्शन से रिलेटेड और कौन कौन सी टाइप्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। सो हम चलते हैं प्रेजेंटेशन पे और देखते हैं कि फंक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास। फंक्शन से रिलेटेड हमने काफ़ी चीज़ें देखी कि फ़ंक्शन क्या होता है, फ़ंक्शन को हम किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, फ़ंक्शन डेफिनेशन किस तरह से हम लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने देखा कि फ़ंक्शन को लिखने के कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास, जैसे टेक्स नथिंग, रिटर्न्स नथिंग, तो 4 तरीके थे, वो भी हमने देखे। उसके बाद हमने देखा लोकल एंड ग्लोबल स्कोप, फिर हमने देखा कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। उसके बाद मैंने 3-4 प्रोग्राम्स भी आपको कराए ताकि फ़ंक्शन पे हमारी अच्छी ग्रिप बन सके। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, फटाफट वीडियो को लाइक करो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो। और हम देखते हैं कि इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं। इनलाइन फंक्शन देखने से पहले हम एक कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज करते हैं जो कि है बेनिफिट्स ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शंस के हमारे पास बेनिफिट्स हैं मॉड्यूलाइजेशन, जैसे हमने कैलकुलेटर वाले प्रोग्राम में देखा कि हम क्या कर सकते हैं, हर एक्शन से रिलेटेड एक अलग फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे मॉड्यूलाइजेशन कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि इजी टू रीड, इजी टू डीबग, इजी टू मॉडिफाई, और एक ही कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता। आप क्या कर सकते हो, फंक्शन को कॉल कर सकते हो। बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, ये भी मैं समझा चुका हूँ कि बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन इसलिए होती है कि जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन रैम के अंदर आता है, और जैसे ही उसका काम हो जाता है तो वो रैम से इरेज हो जाता है, और मेमोरी जो है जो कंज्यूम हुई थी वो रिलीज़ हो जाती है, और उसे हम प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फंक्शन जो है, ठीक है, उसके बेनिफिट्स हैं। फंक्शन जो है वो मेमोरी को सेव करता है। ठीक है, क्योंकि जब जैसे ही वो रैम में आएगा तो वो मेमोरी लेगा, और जैसे ही रैम से जाएगा तो वो मेमोरी रिलीज़ हो जाएगी। बट फंक्शन के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। फंक्शन के हमने बेनिफिट्स तो देखे, अब हम देख लेते हैं फंक्शन के डिसएडवांटेजेस। ठीक है, इनमें सबसे पहला जो है ड्रॉबैक फंक्शन का, वो है टाइम कंज्यूमिंग। अब जैसे ही फंक्शन कॉल होता है तो हमारा कंट्रोल, फॉर एग्जांपल हम मेन फंक्शन में हैं और वहाँ से हमने एडिशन वाले फंक्शन को कॉल किया, तो क्या होगा कि हमारा कंट्रोल मेन फंक्शन से जंप करेगा एडिशन वाले फंक्शन पे, और मेन फंक्शन जो है वो पेंडिंग में चला जाएगा। कंट्रोल जंप होगा एडिशन वाले फंक्शन पे, एडिशन वाले फंक्शन का काम होगा, और उसके बाद कंट्रोल वापस शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। अब ये जो जंपिंग है, कंट्रोल का शिफ्ट होना है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, अब कंपाइलर देखता है अच्छा कि एडिशन वाला फंक्शन कॉल कराना है, तो पहले तो वो एडिशन वाले फंक्शन को सर्च आउट करता है। ठीक है, एडिशन वाला फंक्शन मिल जाता है तो कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है एडिशन पे, फिर वहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म होता है, फिर वहाँ से कोई चीज़ रिटर्न भी हो सकती है, फिर वापस वहाँ पे मेन फंक्शन में उसी पॉइंट पे वापस आना। तो ये जो चीज़ें हैं टाइम कंज्यूमिंग है, ये फंक्शन का क्या है, ड्रॉबैक है। अब यहाँ पे ये एक सवाल निकल के आता है कि
फंक्शन के बेनिफिट्स भी हैं और ये एक ड्रॉबैक भी है। तो क्या हमें फंक्शन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि फ़ंक्शन बनाना चाहिए, क्योंकि फ़ंक्शन के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। मॉडुलाइज़ेशन, ईज़ी टू रीड, ईज़ी टू डीबग, ईज़ी टू मॉडिफ़ाई, और मेमोरी जो है वो भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती फ़ंक्शन बनाने से, क्योंकि मेमोरी रिलीज़ हो जाती है। बट अगर हम फंक्शन बनाते हैं तो ये जो ड्रॉबैक है इसे हम किस तरह से हैंडल करेंगे? ठीक है, इस ड्रॉबैक को हैंडल करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आता है इनलाइन फंक्शंस का। कंपाइलर हमें क्या कहता है कि आप फंक्शन बनाओ। ठीक है, अब कंपाइलर कहता है कि जो ऐसे फंक्शंस हैं जो कि बड़े फंक्शंस हैं, जिनमें काफ़ी जो है ना चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, कोई 10 15 20 लाइंस का कोड लिखा हुआ है आपने, तो उसमें आप फंक्शन बनाओ। ठीक है, फंक्शन बनाओ, क्योंकि वहाँ पे मेमोरी भी बचेगी हमारी। ठीक है, और बाकी हमें फ़ायदे भी मिलेंगे। अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो कि बिल्कुल छोटा है, जिसमें 1-2 लाइंस का ही कोड है, तो वहाँ पे बात आती है कि हमें फंक्शन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा मेमोरी को नहीं बचाएगा। ठीक है, क्योंकि 1-2 लाइंस का ही कोड लिखा हुआ है, तो ज़्यादा मेमोरी की बचत नहीं होगी, उल्टा क्या होगा, वहाँ पे टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं, यहाँ पे हमें फंक्शन नहीं बनाना चाहिए। बट कंपाइलर कहता है कि अगर आप फंक्शन नहीं बनाओगे तो आपको बाकी फ़ायदे भी नहीं मिलेंगे। ईज़ी टू रीड, ईज़ी टू डीबग, ईज़ी टू मॉडिफाई। तो कंपाइलर कहता है कि ये चीज़ आप मुझ पे छोड़ दो कि अगर फंक्शन बड़ा है तो वो तो बनाना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मेमोरी बचेगी हमारी। अगर फंक्शन है छोटा, 1-2 लाइंस का, ठीक है, तो वहाँ पे फंक्शन आप बनाओ। ठीक है, मैं इस चीज़ को हैंडल करूँगा कि अगर 1-2 लाइंस का ही कोड है, तो मैं क्या करूँगा, वो जो फंक्शन हमने बनाया है उसका कोड उठा के फंक्शन कॉल वाली जगह पे रख दूँगा। तो ये जो जंपिंग है, जो हमारा कंट्रोल जंप होता है फंक्शन पे, वो चीज़ नहीं होगी, और हमें फ़ायदे भी मिल जाएंगे, क्योंकि हमने तो फंक्शन बनाया हुआ है, ईज़ी टू रीड, ईज़ी टू डीबग, ईज़ी टू मॉडिफाई। ठीक है, और हम उसे रीयूज़ भी कर पाएंगे। तो कंपाइलर हमें सजेस्ट करता है कि आप क्या करो, जो छोटे फंक्शंस हैं उनसे पहले आप इनलाइन कीवर्ड का यूज़ करो। जैसे ही मैं इनलाइन कीवर्ड को देखूंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि यहाँ पे जो जंपिंग है, जो कंट्रोल जंप होता है, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर छोटा फंक्शन होगा तो मैं कंट्रोल जंप नहीं कराऊंगा, आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है, अगर बड़ा फंक्शन होगा तो वहाँ पे जंपिंग होगी, थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूम होगा, बट उसमें क्या होगा, मेमोरी की बचत भी होगी, क्योंकि वो बड़ा फंक्शन है। तो ये है मेनली इनलाइन फंक्शंस का कंसेप्ट। सो हम चलते हैं डेव सी प्लस प्लस पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाता हूँ इनलाइन फंक्शन को देखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने बनाया, और यहाँ पे मैंने यूज़र को एक मैसेज शो कराया, इंटर ए नंबर टू फाइंड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे नंबर एंटर करेगा, उसे हम नम वाले वेरिएबल के अंदर रखा देंगे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर के नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा मैं, और उसमें नम को मैं पास कर देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फंक्शन बनाते हैं स्क्वायर से रिलेटेड, और यहाँ पे हम चाहें तो रिटर्न भी करा सकते हैं स्क्वायर को, बट मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ही उसे प्रिंट करा देता हूँ। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ से पास होगी उसे एन में रिसीव करेंगे, और यहाँ पे उसका स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ एन इज़, और यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो एन इंटू एन, एन लाइन। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे डिक्लेयर भी कराना पड़ेगा कॉल से पहले। तो यहाँ पे मैं इसे डिक्लेयर भी करा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो फंक्शन है ये ज़्यादा मेमोरी हमारी नहीं बचाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ही यहाँ पे वेरिएबल है 4 बाइट्स का, और कोई ज़्यादा इसमें कैलकुलेशंस नहीं हो रही। बट क्या होगा, इस फंक्शन के कॉल की वजह से कंट्रोल जंप होगा, इस फंक्शन पे आएगा, और जो है ना
खामखा यहाँ पे क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा। तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमें फंक्शन के बेनिफिट्स मिलें, यानी कि हम जो है ना इजी टू रीड, इजी टू डीबग, क्योंकि अलग एक फंक्शन होगा, ये इस तरह के हमें फ़ायदे भी मिलें और यहाँ पे टाइम भी कंज्यूम ना हो, तो इस तरह के फंक्शन को हम इनलाइन फंक्शन बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जस्ट फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त यहाँ पे एक कीवर्ड लगाना है इनलाइन। ठीक है, जैसे ही हम इनलाइन कीवर्ड लगाएंगे तो कंपाइलर इसको खुद हैंडल करेगा। कंपाइलर क्या करेगा, इसकी जो कोडिंग है उसे रिजॉल्व करके यहाँ पे ही ये सारी चीज़ें करा देगा और यहाँ पे जंपिंग नहीं होगी। ठीक है, यानी कि हमारा कंट्रोल शिफ्ट नहीं होगा। और मैंने आपको एक और तरीका भी बताया था कि हम इस तरह भी फंक्शंस को लिख सकते हैं कि हम मेन से पहले फंक्शन बनाएं। तो इस केस में क्या होता है कि हमें फंक्शन को डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम इनलाइन कीवर्ड का यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो डिक्लेयर करने से पहले हम लगाते हैं। तो अगर इस तरह का कोई फंक्शन है जिसमें आपने डिक्लेयर नहीं कराना फंक्शन को, तो आप डेफिनेशन से पहले क्या कर सकते हैं, इनलाइन कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये भी क्या है, हमारा इनलाइन फंक्शन है। तो इस तरह हम इनलाइन फंक्शंस बना सकते हैं। सो नेक्स्ट कंसेप्ट हम देख लेते हैं, जो कि होने वाला है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स इन फंक्शंस। सो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसे भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसे भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और ये हेडिंग भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दो वेरिएबल बना लेते हैं, एक्स एंड वाई। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज़र से दो वैल्यूज़ लेता हूँ, इंटर टू नंबर्स। सो यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे दो नंबर इंटर करेगा और उन्हें हम रखा लेंगे एक्स एंड वाई के अंदर। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ऐड फंक्शन को कॉल करता हूँ, एक्स और वाई की वैल्यू को पास करता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं ऐड से रिलेटेड। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इंट ए इंट बी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सम ले लेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ सम से रिलेटेड, और सम के अंदर मैं a प्लस बी का सम ले लूँगा और उस सम को प्रिंट करा दूँगा। ठीक है, सम इज़, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सम को प्रिंट करा देते हैं क्योंकि सम हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और यहाँ पे जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा वाइड, क्योंकि हम कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ग्लोबली मैं इसे डिक्लेयर करा देता हूँ। ठीक है, तो ये प्रोग्राम ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि किस तरह से हम दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ z के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटर 3 नंबर्स, और यहाँ पे मैं z के अंदर भी वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि z को भी पास कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे ऐड फंक्शन को कॉल करते वक्त हमने 3 वैल्यूज़ पास की, तो यहाँ पे रिसीव करने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा c के नाम से, और यहाँ पे c को ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे हम उसका सम प्रिंट करा देंगे। बट इशू यहाँ पे ये होगा कि जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा, उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डिक्लेयर कराता हूँ। ठीक है, अब इशू ये आएगा कि जब हम ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स को पास करेंगे,
तो कंपाइलर यहाँ पे एरर शो कराएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जिसके अंदर हमने 2 पैरामीटर्स लिखे हों, क्योंकि हमारे पास जो ऐड वाला फंक्शन है उसके अंदर तो 3 पैरामीटर्स हैं और यहाँ पे हम पास कर रहे हैं 2 वैल्यूज़। ये जो फंक्शन कॉल है ये तो ठीक है, बट ये वाली जो है जिसमें हम 2 आर्गुमेंट्स को पास कर रहे हैं, यहाँ पे हमें एरर देखने को मिलेगा। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें ये जो ऐड वाला फंक्शन है यहाँ पे एक एरर देखने को मिल रहा है। मैं इसे जूम करता हूँ और एरर को हम रीड करते हैं तो टू फ्यू आर्गुमेंट्स टू फंक्शन वाइड ऐड एंड। यहाँ पे कंपाइलर हमें बता रहा है कि जो फंक्शन है उसके अंदर तो 3 पैरामीटर्स हैं इंट टाइप के, और आप जो फंक्शन कॉल कराना चाह रहे हो उसमें आर्गुमेंट्स की तो कमी है, उसमें तो आप 2 आर्गुमेंट्स पास कर रहे हो, तो ये एरर है हमारे पास यहाँ पे। अब इस चीज़ को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए हम कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स का। 2 वैल्यूज़ तो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, तीसरी वैल्यू पास नहीं कर रहे। तो फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त हम क्या करेंगे, ये जो हमारा तीसरा वेरिएबल है इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखाएंगे। क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रख देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रखूँगा तो कैलकुलेशन में कोई भी इशू नहीं आएगा। यहाँ पे जब ऐड फंक्शन कॉल होगा तो एक्स एंड वाई की वैल्यू तो पास हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब फंक्शन कॉल होगा तो 2 वैल्यूज़ तो हम पास कर रहे हैं। जो तीसरी वैल्यू है उसमें वैसे ही ऑलरेडी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखाई हुई है। सो अगर यहाँ पे हम तीसरी वैल्यू पास नहीं करेंगे तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट वैल्यू पिक की जाएगी और वो तीसरे वेरिएबल के अंदर आएगी और यहाँ पे एडिशन होगी। तो ए और बी के अंदर तो एक्स और वाई की वैल्यू आ चुकी है, सी के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 0 और यहाँ पे हमें सम देखने को मिलेगा। और इस केस में क्या होगा, इस केस में क्योंकि हम तीनों वैल्यूज़ पास कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं उठाई जाएगी, ये तीनों वैल्यूज़ कॉपी होंगी इन 3 वेरिएबल्स के अंदर। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं तो आप देख सकते हैं कि हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिला और हमें यहाँ पे शो हो रहा है इंटर 2 नंबर्स, और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 5 एंड 10 और तीसरी वैल्यू हम यहाँ पे पास ही नहीं कर रहे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 उठाई जाएगी। सो यहाँ पे सम आ जाएगा 5 + 10 + 0 = 15। इंटर 3 नंबर्स, तो यहाँ पे दूसरा जो फंक्शन हम कॉल करा रहे थे 3 नंबर्स वाला वो यहाँ पे चलेगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एंटर करता हूँ 10, 20 एंड 30। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है सम इज़ 60। सो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। बट एक चीज़ और है जो कि मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि आपने इस तरह नहीं करना। अब यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास नहीं की सी की, ठीक है, और बी में मैं क्या करता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर देता हूँ 0। तो यहाँ पे अब भी हमें क्या होगा, एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है वो पास होगी ए में और वाई की जो वैल्यू है वो पास होगी बी में, और अगर हमने वाई की वैल्यू नहीं दी होगी तो बी से डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठाई जाएगी। बट सी के केस में क्या होगा, क्योंकि तीसरी वैल्यू हम यहाँ पे पास नहीं कर रहे और इसे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी नहीं दे रहे। आपने ऐसा कंसीडर नहीं करना कि एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो ए और सी में चली जाएगी और ये जो बी वाला है इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। हमने सीक्वेंस को देखना है, ठीक है, एक्स की वैल्यू ए में और वाई की वैल्यू बी में जाएगी। हाँ, अगर आपने इसे डिफ़ॉल्ट बना दिया है तो क्योंकि हमारा जो फंक्शन है उसमें 3 पैरामीटर्स हैं तो इसे भी आपको डिफ़ॉल्ट बनाना पड़ेगा और यहाँ पे इसे 0 से इनिशियलाइज़ कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। अब चाहे आप एक वैल्यू भी पास करेंगे ना तब भी ये चल जाएगा। तो हमारा केस जो है उसमें हमने तीसरे वाले को वैल्यू देनी है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओके हो गया। आई होप कि आपको डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स का कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। सो अब हम देख लेते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। सो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? फंक्शन ओवरलोडिंग इज ए फीचर इन C++ where 2 or more functions can have the same name but different parameters.
जब फंक्शन वाली वीडियो को हमने स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फंक्शन के जो नेम्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। बट वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि एक ऐसा यूनिक केस भी है जिसमें हम फंक्शन के नेम सेम रख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, तो फंक्शंस के नेम सेम हो सकते हैं, बट उसमें क्या है, एक दो रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, और फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म का एक फीचर है। पॉलीमॉर्फिज्म जो कि मेनली हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी, मार्फ का मतलब होता है शक्लें, एक ही चीज़ की बहुत सी शक्लें। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी मैं काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग किन केसेस में हो सकती है। अगर हम चाहते हैं कि हम फंक्शन का नेम सेम रखें, एक ही प्रोग्राम में हमने 2 3 4 5 या फिर मल्टीपल फंक्शंस बना दिए सेम ही नाम के, ठीक है, तो क्या वो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग होगी कि नहीं होगी। अगर फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी तो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। अब फंक्शन ओवरलोडिंग कराने के लिए हमारे पास 3 रूल्स हैं। इसमें फर्स्ट रूल ये है कि फंक्शन ओवरलोडिंग तब हो सकती है जब डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो। अब इन तीनों रूल्स में से एक भी रूल अगर फुलफिल हो जाता है तो फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर से क्या मुराद है कि अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया सम के नाम से, सेम ही प्रोग्राम में हमने एक और फंक्शन बना दिया सम के नाम से। अब यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं है इस फंक्शन में, ठीक है, यहाँ पे एक पैरामीटर है। तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं क्योंकि यहाँ पे 0 पैरामीटर्स हैं और यहाँ पे 1 पैरामीटर है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी और प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर होंगे तब भी काम चल जाएगा। अब आप सेकंड और थर्ड वाले को देखें तो यहाँ पे एक पैरामीटर है और यहाँ पे भी एक ही पैरामीटर है, तो ये वाला जो रूल है डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ये तो फुलफिल नहीं हो रहा। ठीक है, सेकंड रूल देख लेते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर। अब यहाँ पे जो पैरामीटर है उसकी टाइप क्या है, इंट, और यहाँ पे फ्लोट। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये वाला रूल जो है ना वो फुलफिल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी। अगर यहाँ पे भी इंट टाइप का एक पैरामीटर होता और यहाँ पे भी इंट टाइप का एक पैरामीटर होता, ठीक है, तो फिर यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग मुमकिन नहीं थी, क्योंकि ये दोनों नहीं बल्कि तीनों रूल्स यहाँ पे फेल हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा रूल क्या है, डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये वाला केस आप देखें कि सम जो फोर्थ है इसमें 2 पैरामीटर्स हैं, दोनों क्या हैं, इंट टाइप के हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 ही पैरामीटर्स हैं, बट यहाँ पे एक जो है वो इंट टाइप का है और दूसरा जो है वो फ्लोट टाइप का है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी। फिफ्थ और सिक्स्थ में आप देखें तो यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं और यहाँ पे भी 2 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, बट यहाँ पे देखें आप तो एक इंट है एक फ्लॉट है और यहाँ पे भी एक इंट है एक फ्लॉट है। ठीक है, बट यहाँ पे तीसरा जो रूल है, डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स, वो यहाँ पे फुलफिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहला इंट है दूसरा फ्लॉट है और यहाँ पे पहला फ्लॉट है और दूसरा इंट है। ठीक है, तो सीक्वेंस डिफरेंट है, इसलिए भी फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी। तो इन तीनों में से कोई एक रूल अगर आप फुलफिल करा देते हैं तो आप फंक्शन ओवरलोडिंग करा सकते हैं। हम चलते हैं डेफ सी प्लस प्लस पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। मैं क्या करता हूँ कि इस प्रोग्राम को क्लीन करता हूँ ताकि हम फंक्शन ओवरलोडिंग को देख सकें, और यहाँ पे हेडिंग भी मैं चेंज कर देता हूँ, फंक्शन ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ कि सम ऑफ 5 and 6 इज,
ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन कॉल करा लेता हूँ सम के नाम से, और उसमें मैं क्या करता हूँ 5 एंड 6 को पास कर देता हूँ और लाइन को एंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे फंक्शन जो है एंड उसका रिटर्न टाइप होगा सम, और हम रिटर्न करा देंगे यहाँ पे हम क्या करते हैं एंड ए एंड बी। 5 जो है वो पास हो जाएगा ए के अंदर, 6 जो है वो बी के अंदर पास होगा। ए और बी का मैं सम लूँगा और उसे रिटर्न करा दूँगा। तो यहाँ पे सम ऑफ 5 एंड 6, और ये जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी, और ये जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी 11, वो यहाँ पे शो हो जाएगी। और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और हम क्या करते हैं कि इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम ऑफ 5, 6 एंड 7 इज़, और यहाँ पे एक और आर्गुमेंट हम पास करते हैं 7, और यहाँ पे रिसीव करने के लिए भी मैं क्या करता हूँ एंट सी, और यहाँ पे इसकी भी हम क्या करते हैं एडिशन करा लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों जो हमारे फंक्शंस हैं उनका नेम क्या है, सम। अब यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि कंपाइलर देख रहा है यहाँ पे आर्गुमेंट्स को, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स हैं। तो इस फंक्शन के साथ कंपाइलर क्या करेगा, इस कॉल को बाइंड करेगा। और ये जो फंक्शन है इसमें 3 आर्गुमेंट्स हैं, तो इसमें भी कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा और उसे इस कॉल के साथ बाइंड करा देगा। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 3 हैं, तो यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी और कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम 2 ही आर्गूमेंट्स लेते हैं, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 5.5 एंड 6, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 5.5 और 6 ये 2 चीज़ें पास कर देते हैं, और इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे क्योंकि जो हमारा पहला नंबर है वो डबल या फ्लॉट टाइप का है, और यहाँ पे रिटर्न टाइप भी डबल होगा हमारा। ठीक है। तो ये एडिशन हो जाएगी। अब इस केस में क्या है कि ये जो सम है इसमें भी 2 आर्गुमेंट्स हैं और इसमें भी 2। ठीक है। बट कंपाइलर अब यहाँ पे देखेगा टाइप को। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पैरामीटर्स तो सेम है। अब कंपाइलर देखेगा टाइप को। टाइप को जब देखेगा तो यहाँ पे दोनों इंट टाइप के हैं, और यहाँ पे एक फ्लॉट टाइप का, या हम कह सकते हैं डबल टाइप का है, और एक इंट टाइप का है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, इसलिए यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी और यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन भी हमें लगाना पड़ेगा, आई थिंक हमने सभी में सेमीकोलन मिस कर दिया। सो अब अगर मैं इसे कंपाइलर रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ, और यहाँ पे हमें शो हो रहा है सम ऑफ 5 एंड 6 इज़ 11, और यहाँ पे इन तीनों का सम शो हो रहा है, और यहाँ पे भी हमें सम शो हो रहा है। और यहाँ पे आई थिंक हमने लिखते वक्त मिस्टेक कर दी, 5.5 होना चाहिए था, टी नहीं होना चाहिए था, बट ये स्ट्रिंग में था हमारा, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन के वक्त सही नंबर दिया, तो यहाँ पे 5.5 होगा। ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग करा सकते हैं। बाकी जो केसेस हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के, जो मैंने प्रेजेंटेशन में आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाए थे, वो भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। सो अब हम देख लेते हैं फंक्शन से रिलेटेड लास्ट फंक्शन की टाइप, जो कि है रिकर्सिव फंक्शन। बट अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो काइंडली आप जाके एक कमेंट करें, बेस्ट C++ फंक्शंस ट्यूटोरियल ऑन यूट्यूब, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप ये कमेंट करते हैं बेस्ट C++ फंक्शंस ट्यूटोरियल ऑन यूट्यूब, तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखने आएगा, तो वो अगर ये कमेंट रीड करेगा तो उसे ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये जो वीडियो है वो इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और वो इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा
तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसे सिग्नल जाएगा कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और वो क्या करेगा, मज़ीद स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को सेंड करेगा। ठीक है, तो काइंडली आपने क्या करना है, ये कमेंट जाके ज़रूर करना है। सो अब हम देख लेते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है और रिकरियन क्या होता है। एक ही फंक्शन के अंदर, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है मेन फंक्शन, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, सम फंक्शन को कॉल किया। अब सम फंक्शन के अंदर अगर मैं इसी सम फंक्शन को दोबारा कॉल कर लूँ दो आर्गूमेंट्स के साथ जो कि यहाँ पे हमने पास किए थे, ठीक है, इसे मैं दोबारा कॉल कर लूँ सम और इसमें दो आर्गूमेंट्स पास कर दूँ, इस तरह के दो आर्गूमेंट्स, तो ये वाला फंक्शन दोबारा कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो एक फंक्शन के अंदर अगर हम उसी फंक्शन को कॉल कर लें तो उस फंक्शन को कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। और ये जो प्रोसेस है रिकर्सिव फंक्शन वाला, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकरियन। तो हम क्या करते हैं, एक फ्रेश एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ और इसे भी यहाँ से इरेज कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि इसकी टेक्निक देखते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। सो मैंने यहाँ पे C++ रिकरियन से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट रेडी किया हुआ है। इसकी मदद से हम रिकरियन का पूरा प्रोसेस देखेंगे। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे जूम करता हूँ और यहाँ पे एक प्रोग्राम है, इंटर a number to find factorial। फैक्टोरियल से रिलेटेड हम ऑलरेडी एक प्रोग्राम देख चुके हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन की मदद से फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे। वहाँ पे हमने क्या किया था, लूप की मदद से फैक्टोरियल को कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पे यूज़र नंबर एंटर करेगा, तो यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ नंबर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें वो नंबर पास कर देंगे। फॉर एग्जांपल यूज़र ने 4 एंटर किया, तो हमने यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया और 4 को यहाँ पे एज एन आर्गूमेंट पास किया। तो यहाँ पे ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर हमने नम के अंदर इसे रिसीव किया और यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई, अगर जो नंबर है वो 1 से ग्रेटर है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं नम इनटू फैक्टोरियल और उसके अंदर नम -1 को पास कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर हम दोबारा फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नम -1 को पास कर रहे हैं। फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर हम फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इससे हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। एक फंक्शन अगर अपनी बॉडी के अंदर दोबारा अपने आप को कॉल कर ले तो इसे हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकरियन। अब इसमें होगा क्या, अब इसमें ये होगा कि यहाँ पे नम के अंदर आएगा 4, ठीक है, 4 ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पे 4 इनटू फैक्टोरियल और यहाँ पे नम -1 यानी कि 3 पास होगा और फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हो जाएगा। फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे नम के अंदर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी और यहाँ पे 3 ग्रेटर देन 1, दोबारा क्या होगा, यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन दोबारा कॉल होगा। तो इस प्रोसेस को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैंने ये प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन फंक्शन जो है वो रैम के अंदर आएगा, उसे मेमोरी मिलेगी, ठीक है। अब मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया, तो हमारा जो कंट्रोल है वो फैक्टोरियल फंक्शन पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे मेन जो है वो पेंडिंग में चला जाएगा क्योंकि मेन फंक्शन का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ था और यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन को हमने कॉल करा दिया। तो यहाँ पे मेन फंक्शन अभी पेंडिंग में है, रैम के अंदर है, ठीक है, और फैक्टोरियल फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो फैक्टोरियल फंक्शन भी रैम के अंदर आएगा। रैम के अंदर आएगा तो यहाँ पे हमारे पास नम की वैल्यू क्या है, 4 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, यहाँ पे नम की वैल्यू क्या है, 4, और यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन दोबारा कॉल होगा और यहाँ पे 3 पास होगा क्योंकि नम -1। अब यहाँ पे जैसे ही फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है, तो इस फैक्टोरियल फंक्शन की कोडिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई थी
और हमने फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर दिया, तो ये वाला फैक्टोरियल फंक्शन भी रैम के अंदर पेंडिंग में चला जाएगा और ये जो फैक्टोरियल फंक्शन है जिसे हमने कॉल किया है ये रैम के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे 3 पास होगा, ठीक है, और यहाँ पे दोबारा फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज होकर 2 हो जाएगी। तो ये वाला फंक्शन भी पेंडिंग में चला जाएगा और ये वाला फैक्टोरियल जो हमने कॉल किया है ये रैम के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे 2 पास होगा और यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन दोबारा कॉल होगा और यहाँ पे num-1 1 हो जाएगा। तो ये वाला फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हुआ तो कंट्रोल यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला पेंडिंग में चला गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि num की वैल्यू 1 थी और यहाँ पे num ग्रेटर देन 1, अब 1 ग्रेटर देन 1 तो नहीं हो सकता, तो इसलिए एल्स चलेगा। एल्स चलेगा तो यहाँ पे रिटर्न होगा 1। अब ये जो रिटर्न होगा 1 ये कहाँ पे जाएगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ था, ये वाला यहाँ से कॉल हुआ था, ठीक है। तो 1 रिटर्न होके इस जगह पे आ जाएगा, फैक्टोरियल वाली जगह पे। और यहाँ पे num की वैल्यू क्या है 2, 2 into 1 रिटर्न होगा और कहाँ जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था। तो 2 into 1 2 यहाँ पे रिटर्न होके आ गया है और यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, तो 3 into 2 6 हो जाएगा और ये जो 6 है ये रिटर्न होगा कहाँ पे, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था। अब जैसे जैसे रिटर्न होता जा रहा है, अब यहाँ पे 1 रिटर्न हुआ तो इस फंक्शन का काम पूरा हो गया। अब ये वाला फंक्शन मेमोरी से इरेज हो जाएगा, 1 रिटर्न होके यहाँ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे ही हमने रिटर्न किया तो फंक्शन कंप्लीट, मेमोरी से इरेज, ठीक है। और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 3 into 2 6। जैसे ही 6 रिटर्न होगा ये वाला फंक्शन भी रैम से चला जाएगा और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे 6 हो चुका था, 6 into 4 24 और यहाँ से ये 24 रिटर्न होगा, तो ये वाला फंक्शन भी रैम से चला जाएगा और 24 रिटर्न होके आएगा मेन फंक्शन पे, ठीक है। अब मेन फंक्शन पे 24 आएगा, तो मेन फंक्शन में यहाँ से हमने फैक्टोरियल को कॉल किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 और प्रिंट हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 4 इज इक्वल टू 24 रिटर्न 0 और मेन फंक्शन भी रैम से चला जाएगा। तो इस तरह ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो रिकर्सिव फंक्शन है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए, बट जो एक्सपीरियंस डेवलपर हैं वो इसे मतलब के यूज़ करते रहते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट जो है ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिन्हें आप लूप की मदद से भी कर सकते हैं। तो हमने फैक्टोरियल को ऑलरेडी देखा है कि हम लूप की मदद से भी फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप रिकर्सिव फंक्शन की मदद से भी फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे इसे इसलिए मेंशन किया क्योंकि मैं फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन को भी ऐड किया। अब हम क्या करते हैं कि इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और डेव C++ में जाके हम देखते हैं इसकी आउटपुट और मैं इसे यहाँ से कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें शो हो रहा है इंटर ए नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल और यहाँ पे मैं 4 ही एंटर करता हूँ, तो हमें यहाँ पे शो हो रहा है फैक्टोरियल ऑफ 4 इज इक्वल टू 24। सो हमने फंक्शन से रिलेटेड तमाम एस्पेक्ट्स को देखा। यहाँ पे हमने देखा कि फंक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी टाइप्स हैं, सभी टाइप से रिलेटेड हमने एग्जांपल प्रोग्राम्स को भी देखा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और कमेंट भी कर दिया होगा बेस्ट C++ फंक्शंस ट्यूटोरियल ऑन यूट्यूब। और अगर आपने मेरी C++ से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। सो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।